सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो आज हम ये वीडियो नंबर 3 है। ठीक, इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ठीक, आप जा करके वो वीडियो जरूर देख लीजिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आवेशों के गुणधर्म के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आवेशों के गुणधर्म। तो देखिए, यहाँ पर हम जो पहली प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आवेशों के गुणधर्म में, वो है विद्युत आवेशों की योज्यता। ठीक है, तो विद्युत आवेशों की योज्यता क्या होती है? ठीक है, तो विद्युत हम जानते हैं जो आवेश है, आवेश ये कैसे है? आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश जो है एक अदिश राशि है। ठीक, आवेश जो है विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। एक अदिश राशि, एक अदिश राशि है। ठीक है, बात समझ में आया? जो विद्युत आवेश है ये एक अदिश राशि है। किसी भी निकाय में जो विद्युत आवेशों का योग है वो बीजगणितीय योग होता है। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे, किसी भी निकाय में, किसी भी निकाय में उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। ठीक है, तो जो आवेश होते हैं, ठीक, उनका बीजगणितीय योग किया जाता है। बीजगणितीय योग होता है। ठीक है, बीजगणितीय योग होता है। तो किसी भी निकाय में जो आवेश है, आवेश एक अदिश राशि है और उसका जो योग होता है वो बीजगणितीय योग होता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, उदाहरण के लिए, ठीक है, जैसे किसी भी वस्तु में जितने धन आवेश होते हैं उतने ही उसमें ऋण आवेश उपस्थित होते हैं। ठीक है, अगर किसी वस्तु के ऊपर प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है तो उस पर धनावेश होगा, और यदि किसी वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो उस पर ऋण आवेश होगा। ठीक, यदि क्या हो जाएगा, यदि क्या होगा कि किसी वस्तु पर क्या हो, प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो, किससे? इलेक्ट्रॉनों से, तो उस पर धन आवेश आ जाता है। तो उस पर क्या होता है? उस पर धन आवेश आ जाता है। धन आवेश आता है। ठीक है, धन आवेश होता है। और अगर किसी वस्तु पर, यदि किसी वस्तु पर क्या हो, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो, ठीक है, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा प्रोटॉनों से, ठीक है, तो उस पर ऋण आवेश आता है। क्या आता है? उस पर ऋण आवेश आता है। समझ में आया? ऋण आवेश होता है। ठीक है, और यदि क्या है, दोनों की संख्या बराबर है, यदि दोनों बराबर मात्रा में है, जितने ही प्रोटॉन हैं, ठीक है, उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन होता है। ठीक है, समझ में आया? अगर किसी वस्तु के ऊपर जितने प्रोटॉन हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं तो वो वस्तु पूरी तरीके से क्या होती है? उदासीन होती है, यानी दोनों क्या हो? बराबर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी आवेशों का, विद्युत आवेशों की योज्यता। विद्युत आवेशों की योज्यता इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं इधर कर देता हूं, इधर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे विद्युत आवेशों की योज्यता में किसी भी वस्तु पर, अब देखो इसके अंदर क्या होता है? बीजगणितीय योग होता है। इसका क्या होता है? बीजगणितीय योग। ये क्या होता है? मान लो जैसे कोई प्लस का आवेश है और कोई माइनस का 2q आवेश है और प्लस का 5q आवेश है और प्लस माइनस का 2 आवेश है।
ठीक। अब इनको जोड़ो, तो इनको हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह के साथ जोड़ते हैं। योग करिए, सबका योग करिए, तो इनको हम बीजगणितीय योग से जोड़ते हैं। ये प्लस का q हो गया, ये माइनस का 2q हो गया, ठीक है, और ये प्लस का 5q हो गया, और ये माइनस का 2q हो गया। अब देखो माइनस माइनस जोड़ लो, माइनस माइनस 4q हो गया, ये हो जाएगा 5 और 6q ऐसे, और इन दोनों को जोड़ो तो कितना नेट आवेश आ जाता है, प्लस का 2q आ जाता है। ये आंसर हो गया इसका। तो यहाँ पर हमने ये जो योग किया है, ये कैसा योग है, बीजगणितीय योग इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बीजगणितीय योग कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको बोलेंगे बीजगणितीय योग। तो यहाँ पर विद्युत आवेशों की योज्यता के बारे में बात कर रहे थे। आवेश दो प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, जो भी अदिश राशियां होती हैं उनका बीजगणितीय योग किया जाता है। उसमें जो भी उस निकाय में जो भी आवेश उपस्थित होते हैं उनका बीजगणितीय योग किया जाता है, ठीक है। चलिए इसको नोट। आवेश का संरक्षण, विद्युत आवेश का संरक्षण क्या होता है, तो देखो इस पूरे यूनिवर्स में जितना आवेश है वो हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। ना तो इसके ऊपर टोटल के ऊपर प्लस चार्ज है, ना तो माइनस चार्ज है। जैसे हमने एग्जांपल आप लोगों को बताया था कि अगर हम बिजली की खाल से प्लास्टिक की छड़ या एबोनाइट की छड़ को रगड़ते हैं तो क्या होता है कि बिजली की खाल के ऊपर धनावेश चला जाता है और एबोनाइट की छड़ के ऊपर आ जाता है ऋण आवेश, ठीक है। तो जितना आवेश बिजली की खाल से इस पर आता है प्लास्टिक की रॉड पर या एबोनाइट की छड़ पर, उतना ही उस पर क्या होता है, धनावेश आ जाता है। अगर हम कुल आवेश फिर भी देखें तो क्या होता है, शून्य रहता है, मतलब स्थिर रहता है, ठीक है, संरक्षित रहता है। उसी तरह से हमने आपको दूसरा एग्जांपल बताया था कि अगर एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, ठीक है, तो कांच की छड़ के जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल करके रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं, जिससे रेशम के कपड़े पर आ जाता है ऋण आवेश और कांच की छड़ के ऊपर आ जाता है धनावेश, ठीक है। दोनों पर समान रहता है। इस पर कांच की छड़ पर जितना धनावेश होता है उतना ही रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश होता है। अगर हम दोनों को काउंट करें तो इस यूनिवर्स में अभी भी आवेश क्या है, नियत है, ठीक है, मतलब संरक्षित है। ना तो धनावेश आया ना तो ऋण आवेश, दोनों ही संरक्षित हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। और इसको हम और भी उदाहरण से समझते हैं। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे सिर्फ स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे देखो मान लो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमने एक वस्तु को लिया है, ये है, इसमें 5 प्लस आवेश हैं, ठीक है, और 5 माइनस आवेश हैं, ठीक। आप देख पा रहे हो, एक ये दूसरी वस्तु है जिसके ऊपर 6 प्लस के आवेश हैं, ठीक है, और 6 माइनस के आवेश हैं। ये इस तरह से आप देख पा रहे हो, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी है। अब इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस वस्तु पर आ चुके हैं, ठीक, इस पर आ चुके हैं। अब देखो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा चुके हैं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए हैं, ठीक। अब आप देख पा रहे हो इस पर आ गया 2 प्लस का चार्ज, अब इस पर आ गया 2 माइनस का चार्ज। लेकिन अगर हम इन दोनों को मिला दें तो फिर भी आवेश कितना रहेगा, 2 माइनस 2 बराबर 0, यानी अभी भी आवेश क्या है, संरक्षित है। जितना आवेश पहले था उतना ही आवेश अभी भी है, ठीक। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ उसका स्थानांतरण हो गया। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, कितने आ गए, 2, तो इस पर उतना ही प्लस का आ गया, इस पर उतना ही माइनस का आ गया, ठीक। इस तरह से आवेश अभी भी संरक्षित है, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में उदाहरण में बात करें तो जैसे यहाँ पर देखिए 92 यूरेनियम, इसका मास हो गया 238, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जब ये इसका फ्यूजन हुआ, इसका जब विखंडन हुआ तो विखंडन हो करके क्या बन गया, थ्योरियम, ठीक है। और ये थ्योरियम बना 90 और ये हो गया 234 थ्योरियम, प्लस यहाँ पर बना 2He हीलियम और ये 4। यानी अब देखो यहाँ पर काउंट करो तो फ्यूजन से पहले की अगर बात करें, ठीक है, फ्यूजन से पहले की बात करें, फ्यूजन से पहले यानी विखंडन से पहले की बात करें, विखंडन से पहले तो से पहले देखो यहाँ पर कुल आवेश कितना था, 92 इलेक्ट्रॉन था, ठीक। अब विखंडन के बाद देखो, विखंडन के बाद, तो विखंडन के बाद देखिए यहाँ पर कितना था, 90
इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 92 इलेक्ट्रॉन अभी भी बना हुआ है, ठीक है, अभी भी है। तो इसी प्रकार किसी भी इलेक्ट्रॉन यानी जितना आवेश पॉजिट्रॉन और जितना आवेश जो है पॉजिट्रॉन के पास प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन के पास माइनस का होता है, जब एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, विद्युत उदासीन हो जाते हैं, उनका आवेश खत्म हो जाता है और वो हमें क्या करते हैं, दो फोटोन के बराबर ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर, जैसे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, ये उतना ही क्या है, ये पॉजिट्रॉन है, ठीक है, धन आवेश का। जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, दो गामा फोटोन ऊर्जा प्रदान करते हैं, इस तरह से दो गामा फोटोन ऊर्जा, ये क्या है, फोटोन, इतनी ऊर्जा हमें प्रदान करते हैं। अभी भी आवेश क्या है, अभी भी आवेश क्या है, शून्य है, एक तरह से संरक्षित है, मतलब आवेश नहीं खत्म हुआ। एक पॉजिट्रॉन, जितना पॉजिट्रॉन था उतना ही, एक पॉजिट्रॉन धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, दोनों मिले एक दूसरे को खत्म कर दिए, आवेश अभी भी नियत है, उतना ही संरक्षित है। तो इसे हम लोग बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम, यानी आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, इस बात को लिख लीजिए, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और ना तो नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ किया जा सकता है, सिर्फ उसका स्थानांतरण किया जा सकता है, उसका स्थानांतरण किया जा सकता है। तो ये बात समझ में आई कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना तो नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ उसका स्थानांतरण कर सकते हैं। तो इस यूनिवर्स में जो आवेश है वो हमेशा नियत बना रहता है, ठीक है, जितना धनावेश होता है उतना ऋण आवेश होता है, एक जगह से जब कहीं से धनावेश खत्म होता है तो दूसरी जगह से उतना ही ऋण आवेश खत्म होता है, ठीक है, बात समझ में आई। और हाँ, कभी भी स्थानांतरण जो होता है हमेशा इलेक्ट्रॉनों का होता है, प्रोटॉन का नहीं होता है, ठीक है। अब प्रोटॉन का स्थानांतरण क्यों नहीं होता है, तो आप यहाँ पर देखो, जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहरी कक्षा में भ्रमण करते हैं, इस तरह से चक्कर लगाते हैं, और जो प्रोटॉन होता है वो प्रोटॉन हमेशा नाभिक के अंदर होता है, ठीक है। एक तो रीजन हो गया, आपसे कोई टीचर पूछ सकता है कि ये बताइए कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, प्रोटॉन का स्थानांतरण क्यों नहीं होता है, तो आप बता देना कि जो प्रोटॉन है वो नाभिक के अंदर होता है, बहुत अंदर होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन, दूसरा कारण ये है कि प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से इतने गुना भारी होता है, देखो 1837 गुना क्या होता है, प्रोटॉन भारी होता है इलेक्ट्रॉन से। आप लिखना, प्रोटॉन जो है भारी है 1837 गुना, किससे, इलेक्ट्रॉन से, इतने गुना भारी है, बात समझ में आई। तो इसलिए अब किसी चीज को अगर आप खींच रहे हो तो सबसे पहले कौन आएगा, हल्का वाला आएगा या भारी वाला आएगा, तो अगर आप खींच रहे हो, ठीक है, तो हल्का वाला आसानी से आ जाएगा, भारी वाला बाद में आएगा। तो इसीलिए हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही स्थानांतरित होते हैं, प्रोटॉन कभी भी स्थानांतरित नहीं होते हैं, बात समझ में। क्योंकि दो रीजन है, एक तो देखो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है, बाहर है, ऐसे चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन को खींचोगे तो जल्दी आ जाएगा क्योंकि वो बाहर है और हल्का भी है। अब प्रोटॉन इतना ज्यादा गुना भारी है, इसको खींचना मुश्किल है, और फिर ये नाभिक के अंदर है, बात समझ में। इसलिए इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, प्रोटॉनों का स्थानांतरण नहीं होता है, ठीक है, किसी भी वस्तु में। और किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो उसके नाभिक में उपस्थित होता है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की वजह से होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ना के बराबर मान के चलो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है, आवेश, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की आवेश की बात करें तो
गणितीय मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से जो है इसका इतना लिया जाता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, इतना आवेश लिया जाता है। ठीक है, इतना कूलम एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, और ये तो माइनस के लिए है, और जो प्रोटॉन पर आवेश होता है समान होता है, बस वो धनात्मक होता है। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, इतना आवेश इस पर भी होता है। यानी कि अगर हम इस पर देखें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो आवेश है वो समान है। ठीक है, वो समान है। ये आवेश की बात हो गई। अगर हम द्रव्यमान की बात करें, ठीक है, द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान देखिए इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, तो ये होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ये इतना है, मतलब बहुत ही कम होता है। ठीक है, बात समझ में। और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है, ठीक है, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। तो ये होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान। अब सोचो ये कितने ज्यादा गुना भारी है, समझ में आया। तो ये एक रीजन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और नहीं तो हमारी वेबसाइट है उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हो, फास्टेस्ट एकेडमी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आज अब हम देखेंगे यहाँ पर कि विद्युत आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है। ठीक है, तो क्वांटीकरण का मतलब ये है कि जब भी आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होते हैं तो वो पूर्ण गुणज के रूप में स्थानांतरित होते हैं। इस बात को लिखिए, जब भी कोई आवेश एक वस्तु से ठीक है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित होता है, तो वह एक पूर्ण गुणज के रूप में स्थानांतरित होता है, स्थानांतरित होता है। ठीक है, पूर्ण गुणज के रूप में स्थानांतरित होता है। मीन्स जैसे ये है पूर्ण गुणज, प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस माइनस 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे चलते चलते प्लस माइनस n इंटू ई। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ठीक, तो जो आवेश होता है किसी भी वस्तु पर, जो आवेश होता है वो आवेश कितना होता है, ये जो आवेश है Q, ये किसके बराबर होता है, तो प्लस माइनस n इंटू ई के बराबर होता है। ठीक है, किसी भी वस्तु के ऊपर जो आवेश होता है वो इतना आवेश होता है। ठीक है, Q बराबर प्लस माइनस n। यह कभी नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन की जो है पूर्ण गुणज के रूप में ना हो ऐसा। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम आवेश होता है। इससे कम आवेश नहीं होता। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। इससे कम आवेश नहीं होता है, इससे छोटा आवेश स्थानांतरित नहीं होता है। ठीक है, किसी भी वस्तु पर। और इसकी जो खोज थी वो किया था रॉबर्ट ए मिलिकन। उस साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट ए मिलिकन। ठीक है, उन्होंने इसकी खोज की थी एक तेल के बूंद पर, एक तेल
के बूंद से कूच की। ठीक है, तो रॉबर्ट ए लिंकन ने बताया कि जब भी कोई आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होता है तो वे एक पूर्ण गुणज के रूप में स्थानांतरित होता है। जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, जो न्यूनतम आवेश है, वो कितना होता है? न्यूनतम। एक इलेक्ट्रॉन पर न्यूनतम आवेश, यहां लिख लो न्यूनतम आवेश, न्यूनतम आवेश, यहां पर लिख लो न्यूनतम आवेश, न्यूनतम आवेश। तो अगर हम किसी भी वस्तु के ऊपर जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूनतम आवेश स्थानांतरित होता है, ठीक है, न्यूनतम आवेश, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूनतम आवेश कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूनतम आवेश जो है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर होता है। इससे छोटा आवेश होता ही नहीं। ठीक, और किसी भी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण इसी रूप में होता है। यह हमेशा एक इंटीजर वैल्यू ही होगी, यह हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होगी। देखो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे चलता जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि 1.1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 1.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 1.3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ऐसा कभी नहीं होता है। बात समझ में? असतत रूप से होता है। कैसे होता है? असतत रूप से होता है, असतत होता है। और असतत रूप से इलेक्ट्रॉनों का असतत रूप से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है। बात समझ में आया कि नहीं? असतत रूप से, सतत रूप से नहीं, ऐसे एकदम से नहीं, 1.1, 1.2, 1.3 ऐसा नहीं होता, सिर्फ 1, 2, 3, 4 ऐसे स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, समझ में आई? तो इसके बाद हमारे दूसरे साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने बताया कि जो है इलेक्ट्रॉन इस रूप में भी स्थानांतरित होते हैं, ऐसे भी स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, बट वो आगे चल करके आप पढ़ोगे। ठीक, अभी तो नहीं है, अभी आप नहीं, आगे चल करके आप पढ़ोगे। जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन इस रूप में भी स्थानांतरित होते हैं, वो आपके आगे सिलेबस में है, यहाँ पर नहीं। फिलहाल यहाँ पर क्या आप जानना है आपको कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एक गुणज के रूप में स्थानांतरित होते हैं, एक इंटीग्रल वैल्यू के रूप में स्थानांतरित होते हैं एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत आवेशों का क्वांटीकरण। इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत आवेशों का क्वांटीकरण। इसका एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आवेश Q बराबर ±NE, और दूसरा होता है आवेश बराबर, देखो एक और दूसरा भी फॉर्मूला होता है Q, आवेश बराबर Q बराबर I × T। यानी यहां पर बोल सकते हैं I क्या है? इसमें विद्युत धारा है, I जो है विद्युत धारा है। ठीक है, इसका मात्रक होता है एम्पियर। मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर होता है विद्युत धारा। T मीन्स होता है समय। ठीक, समय। क्यों? मतलब आवेश बताइए। यहाँ पर N क्या होता है? यहाँ पर जो N है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4 जो चल रहा है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। Q आवेश होता है और E क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं विद्युत आवेशों का क्वांटीकरण। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल है, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।